नमस्कार दोस्तों, आपका ये अपना यूट्यूब चैनल मैथ विद पिंटू में स्वागत है। जैसा कि हम 2-3 बार रेलवे का प्रीवियस ईयर जीके डाल चुके हैं और ये लगता है हमको तीसरा या चौथा पार्ट होगा और इसी तरह से हम आगे बढ़ाते जाएंगे इस सिलसिले को। तो आप लोग का यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको वीडियो अच्छा से समझ में आएगा। तो आज हम लगभग पार्ट 3 या पार्ट 4 ये होगा और प्रीवियस ईयर रेलवे जीके ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए करवा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, महासागर में ऊंची जल तरंग कैसे होती है। क्वेश्चन नंबर 1 है, महासागर में ऊंची जल तरंग कैसे होती है। तो इसका आंसर होगा डी नंबर, चंद्रमा के कारण। अब बात कीजिएगा भाई कि आप जो आपका ये महासागर में होता है, महासागर में वहाँ ऊंची जल तरंग कैसे होता है। तो चंद्रमा इसका कारण है डी नंबर में। तो मैं आपको बताता हूँ इसका चंद्रमा कारण कैसे है। देखो, ये है चंद्रमा और ये है मेरा पृथ्वी, ठीक है। ये है चंद्रमा मेरा पृथ्वी से छोटा है और ये है मेरा पृथ्वी। तो ये दोनों के बीच एक बल काम करता है, ठीक है, और वो बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। और वही बल जब लगता है दोनों के बीच ना, तो समुद्र का जो जल होता है सो नीचे से ऊपर उठने लगता है। ये जो है आपका चंद्रमा, ये नीचे का जो जल है ना सो ऊपर खींच लेता है। इसी के कारण जो है सो महासागर में ऊंची जल तरंग उठता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में हो गया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। जिस रूम में आप रहते हैं उस रूम को कैसे ठंडा किया जा सकता है। आपको ऑप्शन दिया है पानी के बहने से, ये एकदम बिल्कुल गलत है। रसोई गैस है, रसोई गैस से तो और साला गर्म हो जाता है रूम, ये तो होगा ही नहीं। अब बोलता है ठोस को पिघलाने से। अब कौन सा ठोस को पिघला दीजिएगा जो आपका रूम गर्म हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। आप लोग फील किए होंगे अगर आप लोग कभी हॉस्पिटल वगैरह गए होंगे तो वहाँ पे जो ठंडा किया जाता है रूम ना, वो संपीड़ित गैस को छोड़ के ही किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से जो है सो कमरे को ठंडा किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो या सूर्य बीच में हो। तो आपको बताना है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है। तो इसका आंसर होगा चंद्रमा बीच में हो। सूर्य ग्रहण तभी लगता है जब चंद्रमा बीच में है। मैं आपको बताता हूँ, ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा सूर्य है। सूर्य पृथ्वी से बड़ा है और ये हमारा चंद्रमा है। चंद्रमा जो है सो पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। ये मेरा पृथ्वी है और ये मेरा चंद्रमा, ये इसके चारों ओर घूमती है। और ये जब पृथ्वी के चारों ओर घूमते 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 इसका बीच में यहाँ पे आ जाती है ना, तो जो सूर्य का रोशनी हमारा पृथ्वी पे आती है वो आना बंद हो जाती है। और ये जैसे आना बंद हो जाती है और इसी को बोला जाता है सूर्य ग्रहण। देखो, अब ये हमारा हो गया सूर्य ग्रहण। और जो पृथ्वी है ये भी सूर्य का चक्कर लगा रही है। चंद्रमा चक्कर लगा रही है पृथ्वी का और पृथ्वी चक्कर लगा रही है सूर्य का। और जब चंद्रमा घूम के इधर आ जाती है और ये आपका पृथ्वी घूम के इधर चला जाता है, तो चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाता है पृथ्वी। और जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाता है तो उसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा दिन कब होता है। ठीक है, आपको बताना है 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, या 23 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, या 21 मार्च को सबसे छोटा दिन होता है, या 23 अगस्त को सबसे छोटा दिन होता है। तो इसका आंसर होगा ए नंबर, 22 दिसंबर। ये नंबर होगा 22 दिसंबर। इसका आंसर 22 दिसंबर को पूरे साल का सबसे छोटा दिन होता है। जैसे आपको बता दूं 22 दिसंबर को आपको याद कैसे रखना है। 22 दिसंबर जब आता है, जैसे उस समय तो सबसे लास्ट साल रहता है, जनवरी महीना आने को रहता है, तो उस समय ठंडा बहुत ज़्यादा रहता है। और सूर्य जो है आपको बता दूं, ये है आपका भूमध्य रेखा, आपका इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। और हमारा जो पृथ्वी है, सबसे छोटा दिन कब होता है, ठीक है। सबसे छोटा दिन ये जो है ना सो पूछ रहा है हमारे उत्तरी गोलार्ध में। तो सबसे छोटा दिन जो होता है उत्तरी गोलार्ध में,
वो 22 दिसंबर को होता है। दूसरा क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेन करूँगा। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने को घोला जा सकता है। सोने को क्या चीज़ में घोला जा सकता है? तो आपको बताना है। इसको सल्फ्यूरिक एसिड में आप घोल सकते हैं, या नाइट्रिक एसिड में इसको घोल सकते हैं, या आप HCl और HNO3 के मिश्रण में घोल सकते हैं, या इनमें से किसी में नहीं घोल सकते हैं। तो सोना को घोला जा सकता है, और सोनार लोग इसको घोलते हैं HCl और HNO3 के मिश्रण में। HCl और HNO3 के मिश्रण में सोनार लोग जो सोना को घोलते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और HNO3 का नाइट्रिक एसिड। अगर मान लीजिए वो 3 लीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहा है और 1 लीटर नाइट्रिक एसिड ले रहा है, तो इसमें अगर सोना को डालेगा तो सोना आराम से पिघल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, सोने को घोला जा सकता है तो किस में? तो HCl और HNO3 के मिश्रण में, और वो भी अनुपात रहना चाहिए 3:1 में, तभी घुलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? जैसे चूहा जब घर में परेशान बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है, तो उस चूहे को मारने के लिए घर वाले उसके लिए एक जहर का या कोई रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करता है, ताकि चूहा मरे और उसका घर का सारे सामान को नुकसान ना पहुंचाए। तो उसके लिए जो बनता है उसका कीटनाशक, वो पोटेशियम साइनाइड से बनता है। इसका केमिकल फार्मूला होता है KCN। KCN के प्रयोग से चूहे मारने का जहर को बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? देखो, हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा। आपको एक चीज़ पता हुआ, ये है आपका हाइड्रोजन, ठीक है, और हाइड्रोजन को जलाने से बोलता है क्या बनेगा। देखो, कोई भी चीज़ है, हाइड्रोजन हो या कोई किसी भी तत्व हो, लकड़ी हो, कोयला हो, लंद फंद दुनियादारी का कुछ भी पूरा दुनिया का चीज़ हो, वो बिना ऑक्सीजन के संपर्क में आए कभी जल ही नहीं सकता है। एक चीज़ सिर्फ जिरकोनियम को छोड़ के, एक जिरकोनियम ऐसा एकमात्र पदार्थ है, आपका मात्र तत्व है जो बिना ऑक्सीजन के भी जल जाता है। इसको छोड़ के दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं वो बिना ऑक्सीजन के जल नहीं सकते, और वो बिना ऑक्सीजन के जल नहीं सकते। तो देखो, हाइड्रोजन को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ये जब दोनों रिएक्शन करता है ना, तो आपका H2O बना लेता है, और यही H2O को जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जल, हम लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं। तो इसका आपको याद रखना कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा। ठीक है, आपको इसका पूरा टू द पॉइंट फैक्ट में बता दिया कि कैसे बनता है। हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के संपर्क में लाया जाता है तो दोनों ये रिएक्शन कर जाते हैं आपस में, और H2O बना लेते हैं, और इसी को हम लोग सामान्य भाषा में जल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? मायोग्लोबिन एक चीज़ है, एक सामान या कुछ भी आप पानी, इसमें बोलता है कि कौन सा धातु होता है। तो इसमें तांबा होता है, या चांदी होता है, या सोना होता है, या लोहा होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मायोग्लोबिन में जो है सो लोहा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? देखो, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एस्पिरिन मिलती है एक पेड़ से। आप बोलेगा भाई एस्पिरिन एक पेड़ से कैसे मिलता है? तो एस्पिरिन एक प्रकार का, आप मानिए, औषधि का काम करता है, या एक ट्रीटमेंट का काम करता है जिसे डॉक्टर प्रयोग करते हैं। और ये जो एस्पिरिन है ना, ASPIRIN होता है, इधर आपको कर लेना है। एस्पिरिन जो है ना, ये एक कार्बन का यौगिक है। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो C9 और H8 और O4। एस्पिरिन का केमिकल फार्मूला C9H8 और O4 होता है, और इसको हम लोग सामान्य भाषा में जो बोलते हैं एस्पिरिन, लेकिन इसका जो केमिकल फार्मूला होता है, इसका केमिकल रूप से नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं 2-एसिटोऑक्सी बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं? 2-एसिटोऑक्सी बेंजोइक एसिड। इसको एक और सामान्य भाषा में बोला जाता है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। ओके, तो ये जो इसका जो ये यौगिक है, ये एस्पिरिन जो है कार्बन का यौगिक है। देखो, इसमें कार्बन मिक्स है,
और इसका जो हम लोग प्रयोग करते हैं एस्पिरिन का, इसका बुखार में या बहुत ज़्यादा थकावट हो या किसी तरह की मानसिक क्रिया का, मानसिक दिमाग आपका काम नहीं कर रहा हो, तो उस स्थिति में एस्पिरिन की औषधि मरीजों को दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 है, पीतल कौन सी धातु का मिश्रण है? ठीक है, ये जो पीतल है, जो पीतल, आप लोग पीतल का बर्तन में तो बहुत कोई खाना भी खाता है, तो पीतल जो है सो कौन सा धातु का मिश्रण है? कौन कौन से धातु को मिला के पीतल को बनाया जाता है? तो मैं बता दूं, तांबा और जस्ता को मिला के जो बनाया जाता है वो पीतल को बनाया जाता है। ठीक है, तांबा यानी तांबा को जो केमिकल फार्मूला होता है ये होता है Cu, केमिकल फार्मूला नहीं, इसका जो संकेत होता है वो होता है Cu, और जस्ता का होता है Zn। ये सब चीज़ में याद करने में स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि तांबा और जस्ता का मिश्रण है या निकेल और जस्ता का मिश्रण है। तो मैं इसको आपको अच्छा सा ट्रिक बताता हूँ। कॉपर का जो होता है एटॉमिक नंबर वो होता है 29। ठीक है, और जिंक का जो होता है एटॉमिक नंबर वो होता है 30। और जब आपको पूछेगा कि आपका ये पीतल बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, तो आपको सीधा याद रखना है 29 30। ये कॉपर और जिंक याद नहीं करना, इस तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि कॉपर या आपका मैग्नीशियम या कॉपर या जिंक है, इस तरह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो आपको याद रखना है 29 और 30। 29 में जो स्थान होता है वो होता है तांबा का, और 30 में जो स्थान होता है वो होता है जिंक का। ये दोनों अगर आप याद रखते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि पीतल जो है सो कॉपर का और जिंक का मिश्रण है। ठीक है, और एक चीज़ इससे और हम क्वेश्चन लिखे नहीं, बट वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आपका जो कांसा का बर्तन यूज होता है घर में, कांसा, ये कांसा क्या चीज़ का मिश्रण होता है? तो कांसा में कॉपर का मिश्रण होता है और Sn का मिश्रण होता है। देखो, दो क्वेश्चन आपका एग्जाम में को पूछे जाते हैं, पहला पीतल का और दूसरा कांसा का, कि पीतल कौन कौन से धातु को मिला के बनाया जाता है और कांसा कौन कौन से धातु को मिला के बनाया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम प्रत्येक एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसको एकदम अवश्य याद ही कर लेना। कॉपर और Sn को जो मिला के है वो आपका कांसा बनता है। अब बोलेगा भाई इसको याद कैसे रखें कि कॉपर और इसको मिला के हम कांसा बनाएंगे? तो देखो एकदम बिल्कुल सिंपल है। ये है कांसा, इसका क ले लो और इसका स ले लो। इसका देखो, क से कॉपर और S से Sn। आपको मैं बता दूं, क से कांसा और स से Sn। ठीक है, तो क से आपको याद रखना है कॉपर और स से याद रखना है Sn। यानी जो आपका कांसा का बर्तन बनाया जाता है उसमें कॉपर और Sn का मिश्रण होता है। कॉपर का मतलब होता है आपका तांबा और आपका Sn का मतलब होता है टीना। तो तांबा और टीना को मिला के कांसा का बर्तन बनाया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। और हाँ, इसका जो अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF दे दिया जाएगा। और अगर आप और भी ज़्यादा अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ विथ पिंटू को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आपका PDF मिल जाएगा और आप इस लिंक पे क्लिक करके भी इस वीडियो को पूरी तरह से देख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।